नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हाल-फिलहाल हम लोग एक डिस्कशन स्टार्ट किए थे, यूपीएससी जो है प्रीलिम्स 2026 के लिए। इसमें हम लोग विज़न आईएएस का टेस्ट देख रहे थे और विज़न आईएएस का टेस्ट नंबर 2 हम लोग देख रहे थे और ये पॉलिटी का टेस्ट था और 50 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अभी विगत जो है कुछ दिनों से आप लोगों को जो है लेक्चर नहीं मिल पा रहा था। वजह जो है आप सभी को बताया गया था कि मेरे जो है पिताजी का उनका हाल-फिलहाल विगत कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया। थोड़ी व्यस्तता रही, बट बिल्कुल अब प्रयास करेंगे कि आप सभी के लिए कंटिन्यूटी में रह के बिल्कुल काम करें और काम करेंगे। तो एक टेस्ट पेपर हम लोग इसका डिस्कस कर चुके थे, टेस्ट नंबर 2 देख रहे थे। पहला भी टेस्ट आपका पॉलिटी राज्य व्यवस्था प्लस करंट अफेयर था इसमें। दूसरे टेस्ट में भी आपका पॉलिटी ही है प्लस करंट अफेयर है। आगामी जो प्रोग्राम इस चैनल पे क्या-क्या कराया जाएगा, वो सब हम 1 आध दिन में आप सभी के समकक्ष जो है डिस्कशन कर देंगे। तो जितने प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके थे, उससे आज आगे निकलते हैं और जो लोग भी धैर्य बना रखे हैं, उन सभी को जो है धन्यवाद है। सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं और अब आप सभी के लिए जो है बेहतर तरीके से काम जो है किया जाएगा। चलिए 50 तक प्रश्न देख चुके थे। प्रश्न संख्या 51 से जो है कंटिन्यू करते हैं और इस टेस्ट पेपर को आज हम लोग समाप्त करने का पूरा-पूरा जो है प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे है केंद्र राज्य संबंध के बारे में निम्नलिखित में किन समितियों ने सिफारिश की थी? केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट जो है रिलेशनशिप को लेके, ये बताना है। तो देखिए खुसरो समिति है, राजमनार है, एमएम पुंछी आयोग है, सरकारी आयोग है। सरकारी आयोग जो है, साथ-साथ देखें तो आपका एम पुंछी आयोग हो गया और राजमन्नार हो गया, ये सब तो केंद्र राज्य को लेके है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका बी, ठीक है। राजमन्नार समिति देखें तो आपका 1969 में आया था। अंतर जो है राज्यीय परिषद को तत्काल गठन का आह्वान जो है किया था। बाकी देखें तो खुसरो जो समिति थी, ये कृषि समीक्षा समिति के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। ये आपको 1989 में आई थी खुसरो समिति, ठीक है? तो ये कृषि से रिलेटेड थी। कृषि और ग्रामीण रीढ़ों की समस्या का अध्ययन जो है की थी खुसरो समिति, तो ये ऑप्शन में नहीं बनता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न था। अगला देखिए क्या लिख रहा है। पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सी समिति का गठन सबसे पहले किया गया था? तो पंचायती राज को लेके सबसे पहले थुंगन है, अशोक मेहता है, जीबी किराव है, एमएल सिंघवी। ये भी आपसे फैक्ट ही पूछा गया है। देखिए पंचायती राज के लेके आपको पता ही है कि बलवंत राय मेहता समिति जो ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है। इसके बाद देखेंगे अशोक मेहता समिति 1977 में, जीबी के राव समिति जो है आपका 1985 में। इसके अलावा देखेंगे तो थुंगन समिति जो है 1988 में, ठीक है। एमएल सिंघवी जो है आपका 1986 में। इसके अलावा गॉडगिल समिति वगैरह ये सब समय-समय पे देखें तो पंचायती राज को लेके जो है आपको समिति आते रही। लेकिन इस ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे पहले कौन समिति आ रहा है? अशोक मेहता समिति 1977 वाला। अब इनकी क्या सिफ़ारिशें थी ये भी आपको पता होना चाहिए और आपको पता ऑलरेडी होगा भी। ठीक है, जिनको पता नहीं हो एक बार इसको ज़रूर रीड कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, भारत में जो है संसदीय कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बताइए इसमें कौन-सा स्टेटमेंट जो है सही है? को लेके संसदीय कार्रवाई को लेके। अब देखिए ऑप्शन ये रहा आपका। चलिए देखते हैं। पहला देखिए क्या लिख रहा है। भारत के महान्यायाधीश को किसी भी सदन की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान नहीं है। बताइए स्टेटमेंट सही है क्या? देखिए, संसद की किसी भी समिति जिसका वो सदस्य है, बैठक हो या कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन उसको मतदान का अधिकार नहीं होता है। ठीक है? यहाँ पे लिखा है कार्रवाई में बोलने, भाग लेने का, लेकिन दोनों संयुक्त बैठक के दौरान नहीं है लिख रहा है। ठीक है, तो बताइए स्टेटमेंट सही होगा क्या? लाइव क्लास की जहाँ तक बात है, जल्द ही हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे आप सभी का, ठीक है? देखिए, सदन का अगर सदस्य होता है, सदस्य होने के अलावा अगर देखेंगे तो प्रत्येक मंत्री हो या भारत के महान्यायाधीश हो,
उनको अधिकार दिया जाता है कि सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकते हैं। ये बोल रहा है कि संयुक्त बैठक के दौरान ये भाग नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे में स्टेटमेंट तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, एक मंत्री जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। देखिए, किसी भी सदन का अगर सदस्य कोई मंत्री नहीं है, तब भी दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग जो है बिल्कुल ले सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान देना है, कोई भी मंत्री जो है सदन के किसी भी सदन का सदस्य बने बिना 6 महीने तक मंत्री भी रह सकता है, ये सब आप सबको जानकारी है। ऐसे में दोनों स्टेटमेंट ही गलत हो गया और ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा आप सभी का डी। अगला देखिए, निम्नलिखित जो है कथनों पे विचार कीजिए और बताइए कि कितना कथन इसमें से सही है। यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, कथन 1 और कथन 2। देखते हैं। लिख रहा है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित अगर होता है, तो उसे 14 दिन के भीतर ये बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। बताइए सही है क्या? पहला वाला स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति सदन के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है, तो उसे 10 दिन के भीतर बताना होता है, ना कि 14 दिन के लिए जो टेन्योर होता है, ये 10 दिन ही होता है। 10 दिन में उसको फैसला करना होता है। जो आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसी के तहत ये जो आपको बताया गया है, ठीक है। और अगर सूचना नहीं देता है, तो राज्यसभा में उसका सीट जो है स्वतः ही क्या होता है, रिक्त हो जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दोहरी सदस्यता के मामले में स्पष्ट रूप से एक नियम निर्धारित किया गया है, बिल्कुल नियम निर्धारित किया गया है। तो कथन 1 तो गलत हो गया, दूसरा सही है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। कभी-कभी सुर्खियों में रहने वाले जो है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग जो है टोकामक रिएक्टर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? दक्षिण कोरिया है, फ्रांस है, भारत है या चीन है? तो चीन के द्वारा ही निर्मित किया गया है कृत्रिम सूर्य। इसको एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग जो है टोकामक के नाम से जानते हैं। 1000 सेकंड से अधिक समय तक ये जो है चलता रहा। तो ये कहाँ का है आपको? चीन का ही है। अगला देखिए। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के बारे में पूछा है कि कौन जो है कथन आपका सही है। लिखा है इनका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बताइए सही है क्या? उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों का वेतन हो, भत्ता हो, उनका अनुपस्थिति अवकाश हो, पेंशन हो, ये सब निर्धारण का काम जो है राष्ट्रपति का नहीं है, किसका काम है ये? संसद का। ऐसे-ऐसे ही पॉइंट लिख के आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है। ये जो है संसद निर्धारित करता है, ना कि राष्ट्रपति। पहला बात, न्यायाधीशों की नियुक्ति के पश्चात इनमें से कोई भी अहितकारी परिवर्तन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। देखिए, नियुक्ति के बाद संसद द्वारा उसको किसी भी विशेषाधिकार या अधिकार से वो अहितकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कब? नियुक्ति के बाद, ठीक है? इसलिए भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ये भारत के लोक लेखा पे भारित होता है। बताइए सही है क्या? देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन हो गया, भत्ता हो गया, पेंशन हो गया, ये लोक लेखा पे नहीं, ये संचित निधि पे भारित होता है। ये होता है आपका संचित निधि पे, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है। अगला देखिए। लेक्चर को देखिए, जो लोग भी देख रहे हैं, आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर देंगे। दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति और तनखा समिति सभी संबंधित है, किससे संबंधित है? और एक बात, कल जो है आप सभी का, कल जो लोग यूपीएससी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ठीक है? यूपीएससी ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं और जो यूपी पीसीएस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ठीक है? जो लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ दिन से आप लोग का टेस्ट जो है अपलोड नहीं हुआ था अभी विगत 2, 4, 5 दिनों में, अब कंटिन्यूटी में आपको मिलेगा। और आप सभी का जो है कल एक गूगल मीट रहेगा नेक्स्ट डे। आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे गूगल मीट में। ये गूगल मीट जो है शाम को 5 पीएम में रखेंगे, ठीक है? आपको मैसेज भी कर दिया जाएगा, तो आप लोग इसको ज़रूर जुड़ेंगे, जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं।
देखिए, दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा और तनखा ये सभी किससे संबंधित है? तो देखिए, केंद्र राज्य संबंध को तो लेके है नहीं, पंचायती राज, न्यायिक सुधार, निर्वाचन जो है सुधारों को लेके है, ठीक है? बोहरा समिति के रिपोर्ट के पूर्व ही भारतीय जो गृह सचिव थे एएन बोहरा, इन्हीं के द्वारा अक्टूबर 1993 में लाया गया था। भारत में राजनीतिक में जो अपराधीकरण है और अपराधी जो राजनेता नौकरशाह के बीच जो गठजोड़ की समस्या का अध्ययन किया गया था इसमें। तनखा समिति अगर बात करें तो ये भी आपको 2010 में आया था और उद्देश्य यही था कि जो निर्वाचन संबंधित कानून है, निर्वाचन सुधार के सभी पहलुओं पर विचार वगैरह किया जाए। दिनेश गोस्वामी समिति के बारे में आप सभी को ज्ञात होगा, 1990 वाली भारत में निर्वाचन सुधार से ही संबंधित था। इसमें जो है राजनीतिक दलों के राज्य द्वारा जो वित्त पोषण प्रदान करने का सुझाव दिया गया था इसमें। अगला प्रश्न देखिए क्या लिख रहा है। ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लानेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कितना कथन इसमें सही है। लिख रहा है ये परोपकारी संगठनों, बहुपक्षीय संस्थान और निजी कंपनियों द्वारा गठित एक गठबंधन है, बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य है 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में प्रति वर्ष 4 गीगावाट की कमी लाना। दोनों का दोनों ऑप्शन ही सही जा रहा है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न देखिए। लिख रहा है कि जो वीरता पुरस्कार है, गैलेंट्री अवार्ड है, इसी के बारे में कुछ कथन दिया है, इस पे विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतिम जो है स्वीकृति के बाद किसी व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। अगला लिख रहा है असैनिक असैन्य नागरिक वीरता पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होता है। सभी वीरता पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा सकते हैं। बताना है कौन सा सही है, ये रहा आपका ऑप्शन। ये देखिए वीरता पुरस्कार के बारे में जो पहला कथन लिखा गया है, ये बताइए सही है क्या? लिखा है रक्षा मंत्रालय के अंतिम स्वीकृति के बाद किसी व्यक्ति को। देखिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही आपको पता है कि गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस के अवसर पे पुरस्कारों का घोषणा किया जाता है। ये इसमें राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की घोषणा के बाद, ना कि रक्षा मंत्रालय। दूसरा स्टेटमेंट सही है क्या? लिख रहा है असैन्य नागरिक वीरता पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होते हैं। ठीक है। देखिए, जीवन के सभी क्षेत्रों में किसी भी लिंग के असैन्य नागरिक या केंद्रीय अर्धसैनिक बल हो, रेलवे सुरक्षा बल हो, सभी सदस्यों को ये दिया जा सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं बनेगा। बाकी सभी वीरता पुरस्कार मरणोपरांत बिल्कुल दिए जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अशोक चक्र हुआ, कृति चक्र, शौर्य चक्र है आपका, सबके लिए जो है परमवीर चक्र हो गया। जनरली जो है शत्रु के सामने वीरता दिखाने के लिए जो है परमवीर चक्र दिया जाता है, महावीर चक्र दिया जाता है आपको, वीर चक्र। शत्रु के सामने वीरता के अलावा कोई अन्य वीरता दिखाया जाए तो उसके लिए अशोक चक्र हो गया आपका, कृति चक्र हो गया, शौर्य चक्र, ये सब प्रदान किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी। मंत्रिमंडल समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कितना कथन इसमें सही है। दिख रहा है कि ये संविधानोत्तर निकाय है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, ठीक है। लिखा है सभी मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, बताना है कौन सही है। देखिए पहला तो सही है, संविधानोत्तर निकाय है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, बताइए सही है क्या? देखिए अधिकतर का तो प्रधानमंत्री ही करते हैं, लेकिन कभी-कभी देखें तो अन्य कैबिनेट मंत्री वगैरह हो गए, गृह मंत्री हो गए, वित्त मंत्री भी अध्यक्षता करते हैं। चूँकि यहाँ पे लिख दिया सभी मंत्रिमंडल समिति थी, इसलिए हम लोग इसको सही नहीं मानेंगे। ऐसे में केवल ऑप्शन नंबर आपका ये सही बनेगा। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले जो है कोक बोरोक भाषा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से जो है संबंधित है? मणिपुर, नागालैंड है, त्रिपुरा है, असम है। देखिए कोक बोरोक जो है, बोरोक लोगों का ही एक भाषा है और ये त्रिपुरा का है, ठीक है? और 1979 में देखेंगे तो 19 जनवरी 1979 को इसको जो है त्रिपुरा की राजभाषा के रूप में जो इसको स्वीकार भी किया गया था। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 62। देखिए लिखा गया है कि ये खिलौने आंध्र प्रदेश के कारीगर द्वारा बनाए जाने वाले पारंपरिक खिलौने हैं, जो अंकुडू वृक्ष की लकड़ी से बनाए जाते हैं। हाल ही में भारत के 73वें जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश की झांकी में इसका 400 वर्ष पुराना जो है शिल्प कला का प्रदर्शन किया गया था।
ये सारा जो कहानी लिखा गया है, ये किस खिलौने के बारे में जो है वर्णित किया गया है? तो देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कोंडापल्ली खिलौना है, निर्मल है, एट्टी कोप्पाका जो है खिलौना के बारे में ये चर्चा आपको किया गया है। आंध्र प्रदेश का ही जो एट्टी कोप्पावा गुड़िया का प्रदर्शन किया गया था अभी गणतंत्र दिवस के अवसर पे। और ये 400 वर्ष पुराना जो है शिल्पकला एटिकोपा बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगला देखिए। राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निम्नलिखित में से कौन से सामूहिक विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है? बताना है। उन्हें राज्य विधानमंडल के सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वो राज्य विधानमंडल के सत्र के न्यायिक सेवा से मुक्त जो है होते हैं। किसी सदस्य की गिरफ्तारी या हिरासत के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ये सब है। बताइए कौन सा प्रदान किया जाता है? संविधान के देखेंगे अनुच्छेद 194 में वर्णित किया गया है। किसी सदस्य की गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है। अगला देखिए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के बारे में कौन सा जो है सही नहीं है? यहाँ लिखा गया कि संसद सदस्यों का हर्ता, मतदाताओं का हर्ता, राजनीतिक दलों का निबंधन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मतदाताओं का हर्ता। बाकी संसद सदस्यों का हर्ता हो गया, राजनीतिक दलों का निबंधन, चुनावी प्रबंधन, ये सब शामिल होता है। मतदाताओं का अर्हता के बारे में बात करें, ये जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो है आपका 1950 में ये बताया गया है। बाकी सब तो संसद सदस्यों का हर्ता हो गया, राजनीतिक दलों का, चुनावी अपराध हो गया। इसके अलावा मान्यता प्राप्त दलों को उम्मीदवारी के लिए कुछ सामग्री का निःशुल्क आपूर्ति हो गया, चुनाव का संचालन हो गया। ये सब लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत डिफाइन किया गया। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने प्रस्ताव पारित होने पे किसी मंत्री की निंदा हो सकती है? ध्यान आकर्षण है, विशेषाधिकार है, निंदा है। देखिए निंदा प्रस्ताव जो है किसी भी व्यक्ति, मंत्री या मंत्री समूह या पूरे जो है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पेश किया जा सकता है निंदा प्रस्ताव। ठीक है। इसके अलावा देखिए ध्यान आकर्षण जो है, ये सदन का कोई सदस्य हो, सदन का पीठासीन अधिकारी या अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान जो है अविलंबनीय लोक महत्व के लिए किसी मामले में आकृष्ट करने के लिए पेश किया जा सकता है। ठीक है। विशेषाधिकार जो होता है आपका, ये किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित होता है। तो केवल 2 सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या जो है 66। नगर जो है क्षेत्रीय समिति के संदर्भ में बताना है कितना कथन इसमें सही है। लिखा है एक छोटे कस्बे के प्रशासन के लिए स्थापित एक शहरी स्थानीय निकाय है। बिल्कुल करेक्ट है। इससे संबंधित राज्य में एक जो है सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका दोनों सही हो गया। विधान परिषद के बारे में पूछा है कि कितना कथन सही है, बताना है आपको। देखिए लिखा है विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन होना चाहिए। बताइए सही है क्या? देखिए कोई भी व्यक्ति है, कोई विधान परिषद है, उसमें निर्वाचित होने के लिए संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र का जो है निर्वाचन होना आवश्यक है। लेकिन लिख रहा है कि ये प्रावधान निर्वाचक निर्वाचक होना आवश्यक है। ठीक है। चलिए तो ये तो ठीक-ठाक है। आगे देखते हैं। धन विधेयक का जो है विधान परिषद द्वारा 14 दिनों के भीतर वापस भेजना होता है धन विधेयक को। ये तो करेक्ट है। ठीक है। विधान परिषद का सदस्य जो है राज्य सरकार में मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है विधान परिषद का सदस्य। ठीक है। उस सदन का कोई सदस्य हो तो बन सकता है, तो इनकरेक्ट हो गया। इस तरह से यहाँ पे देखें, ये तो गलत हो गया। तो सही बन रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? डी। राज्य विधानमंडल में जो धन विधेयक के बारे में कुछ कथन दिया गया और यहाँ बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है।
लिख रहा है कि यदि राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा विचार आरक्षित करते हैं, तो ऐसे विचार के पश्चात भी राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, पहला सही है क्या? देखिए, जब राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रखते हैं, तो विधेयक के अधिनियमन में उनकी कोई अन्य भूमिका नहीं होती है। ये जो है राष्ट्रपति विधेयक पे अपना स्वीकृति देते हैं, तो ये अधिनियम बन जाता है। ठीक है? यानी कहने का मतलब यही हुआ कि राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता। बात बिल्कुल सही है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? केवल 1 ये पूछा था कौन स्टेटमेंट गलत है? तो पहला ही गलत है, दूसरा तो सही है। अगला देखिए प्रश्न। अगला क्या बोल रहा है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। लिख रहा है कि संवैधानिक उपबंधों और सदन की प्रक्रिया संबंधित नियमों की व्याख्या करना उनके पास अंतिम अधिकार होता है। ये उनके निर्णय कानूनी के रूप में बाध्यकारी मिसाल के रूप में कार्य करते हैं। राज्यसभा के सभापति की 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। यहाँ बताना है कितना कथन आपको सही है। राज्यसभा के सभापति को लेकर तो पहला तो करेक्ट है। ठीक है, दूसरा भी बिल्कुल सही है। लिख रहा है कि राज्यसभा के जो है सभापति की 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी से अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। ये क्या हो गया आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, 10वीं अनुसूची के तहत सभापति दल बदल के आधार पे राज्यसभा के किसी भी सदस्य को अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित जो है करते हैं और संविधान के 10वीं अनुसूची में 1985 में 52वां संशोधन के द्वारा इसको शामिल भी किया गया था। ये सब आप सबको ज्ञात है। यहाँ पे चूंकि 2 सही है तो ऑप्शन नंबर बी किसी जो है राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक निम्नलिखित पात्रता शर्तों पर विचार कीजिए। बताना है कि कितना इसमें आपको सही है। लिख रहा है उम्मीदवार को संबंधित राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। देखिए, विधानसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक तो होना चाहिए। बात सही है। ठीक है। उम्मीदवार की आयु कम से कम जो है आपको आयु 30 वर्ष है। तो देखिए, उम्मीदवार की आयु कम से कम जो है कितना 25 वर्ष होना चाहिए विधानसभा के लिए, चूँकि बात विधानसभा की किया गया है। हाँ, अगर यहाँ विधान परिषद अगर पूछ दिया जाता, तो यहाँ पे कम से कम जो है 30 होना चाहिए था। ऐसे में गलत हो गया और ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? केवल 1। लिख रहा है कि भारत में जो राजनीतिक दलों के बारे में पूछा है कि विचार वगैरह कीजिए और विचार करके बताइए। यहाँ पे 3 कथन है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को उपरोक्त में से कितने लाभ प्राप्त होते हैं? ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन। चलिए देखते हैं पहला क्या लिख रहा है। उन्हें चुनाव आयोग द्वारा निःशुल्क मतदान सूची प्रदान की जाती है, बिल्कुल की जाती है। उस दल का चुनाव चिन्ह का उपयोग पूरे भारत में किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। उन्हें अपने दल का जो है कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होता है। इस तरह से ये सारा स्टेटमेंट जब सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 राज्य विधान मंडल के विशेषाधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति शामिल हैं? ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 स्टेटमेंट है। दिया गया है कि पुट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है, कौन सा यहाँ पे सही। देखते हैं। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार के अंतर्गत देखिए, राज्य विधानमंडल के सदनों में इनकी समिति और जो है इनके सदस्यों को प्राप्त जो विशेष अधिकार होता है, उन्मुक्तियों और छूटों का योग होता है और ये विशेषाधिकार जो है राज्यपाल को तो नहीं दिया जाता है, विधान परिषद के अध्यक्ष को मिलता है, विधानसभा का सदस्य हो गया, विधान परिषद का सदस्य, राज्य का महाधिवक्ता। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4, 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए उपरोक्त में से कितना कथन सही है। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन। देखिए, पहला लिख रहा है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीट आरक्षित की गई है। चौथी अनुसूची के अंतर्गत बताइए सही है क्या?
देखिए, राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बात किसका है? राज्यसभा का। कोई सीट आरक्षण इसमें नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य लोकसभा में ऐसे सीट पे चुनाव नहीं लड़ सकता है, जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। बताइए ऐसा है क्या? देखिए, लोकसभा में आरक्षित सीट है, उसपे तो जो भी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए वही लड़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अन्य सीटों पे वो जो है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं। ठीक है? जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। ये भी इनकरेक्ट हो गया। किसी विशेष राज्य से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उस विशेष राज्य का निर्वाचक होना चाहिए। देखिए, किसी विशेष राज्य से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को विशेष राज्य का निर्वाचक होना चाहिए। ठीक है? लेकिन ये आवश्यकता जो है 2003 से समाप्त कर दिया गया है। तो पहले तो था, लेकिन 2003 के बाद ये चेंज कर दिया गया है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पे आपका ऑप्शन बन जाएगा डी, कोई भी सही नहीं है। हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया। इस संदर्भ में जो है कथन दिए गए हैं और बताना है कि कितना कथन इसमें सही है। लिख रहा है कि ये जो परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना पहली बार 1948 में किया गया था, बात बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के अंतर्गत इसका स्थापना किया गया था और जून 1948 में इसको बनाया गया था। परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के सचिव आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। आयोग के सदस्य की कुल संख्या 3 से कम और 15 से अधिक नहीं हो सकती है। 3 से कम और 15 से अधिक नहीं हो सकती है, ये भी कंडीशन सही है। ये परमाणु ऊर्जा विभाग की नीति जो है तैयार करने के लिए ज़िम्मेवार भी होती है, तो ये सारा कथन ही सही है। इस तरह से ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी सभी 4। अगला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है? राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के संदर्भ में कितना कथन इसमें सही है? संसद ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित कर दिया है। ठीक है, ये तो बात सही है। सही है कि राज्यसभा में सदस्यों का जो पदावधि होता है 6 साल ही होता है। ठीक है, इसमें से 1/3 सदस्य हर एक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये भी बात सही है। दोनों का दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित मदों में से कौन सी भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल की गई है? ये बताना है 11वीं अनुसूची में कौन-कौन शामिल है। देखिए, ये रहा आपका ऑप्शन। देखिए, कृषि तो है इसमें, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन भी है, प्राथमिक और जो है माध्यमिक विद्यालय शिक्षा भी है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है, ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका? डी। विनियोग विधेयक के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन सही है, बताना है विनियोग विधेयक के बारे में। विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक सरकार भारत के संचित निधि से धन का आहरण नहीं कर सकती है। इसे लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बताना है कौन सा सही है। देखिए, पहला तो सही है, दूसरा बताइए सही है क्या? देखिए, आप आर्टिकल पढ़ेंगे 114, वहीं पे क्लियरली बताया गया है कि भारत की संचित निधि से विधि सम्मत विनियोग के सिवाय धन की निकासी नहीं होगी। ठीक है, बाकी देखेंगे तो बजट प्रस्ताव पे चर्चा और अनुदानों की मांग पे मतदान के बाद सरकार जो है लोकसभा में विनियोग विधेयक प्रस्तुत करती है। ठीक है, राज्यसभा में नहीं करती है। ये स्टेटमेंट सही नहीं बनेगा और ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा? केवल और केवल एक। अगला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है? हाल ही में सुर्खियों में रहा जो है ग्लेन रॉकेट आखिर है क्या? ग्लेन रॉकेट है क्या ये? एक आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य मध्यम भार उठाने वाला 2 चरणीय रॉकेट है, जिसे स्पेस एक्स द्वारा परिकल्पित और निर्मित किया गया है। नासा का 3D प्रिंटेड जो है रोटेटिंग जो है डेटोनेशन रॉकेट इंजन है। यह एक आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य उच्च भार उठाने वाला प्रक्षेपण यान है, जिसे अमेरिकी कंपनी ब्लू ऑरिजिन द्वारा विकसित और संचालित किया गया है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही है। अगला देखिए लिखा है छावनी बोर्डों के बारे में, यहाँ पे कितना कथन आपका सही है? ये गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। बताइए पहला स्टेटमेंट सही है क्या?
देखिए, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। निम्नलिखित स्थितियों में कितने में मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र आवश्यक हो जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि लोकसभा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, बिल्कुल हो जाएगा। यदि सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे, बिल्कुल तभी भी। यदि लोकसभा सरकार द्वारा प्रस्तुत धन्य विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाए, तीनों कंडीशन में ही जो है त्यागपत्र देना होगा। वैसे में ऑप्शन नंबर आपका सी। प्रश्न संख्या 81, पिनाकी जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के बारे में पूछा गया, कितना कथन सही नहीं है? लिखा है कि पिनाकी प्रणाली को पहली बार उपयोग कारगिल युद्ध के दौरान किया गया था, पहली बार। ठीक है, बताइए सही है क्या? बिल्कुल सही है। 1999 में पहली बार जो कारगिल लड़ाई था, उसी समय दुश्मन के ठिकानों पर भारी रूप से ये बेअसर कर दिया था। दूसरा, इसकी मारक क्षमता जो है 150 किलोमीटर तक है। देखिए, मारक क्षमता इसका 150 नहीं 90 किलोमीटर तक ही है। स्टेटमेंट गलत है। रक्षा अनुसंधान विकास जो संगठन है डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, तीसरा नंबर। ठीक है, तो देखिए इसको जो है पिनाकी मल्टी बैरल लॉन्चर रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ के द्वारा एक स्वदेशी रूप से विकसित जो है किया गया है। तो ऐसे में बिल्कुल ये भी सही है। 2 सही है, 1 गलत है। यहाँ क्या पूछा गया? अच्छा, कितना गलत है? वैसे में 1 ही गलत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। लोक अदालतों के बारे में पूछा है, कितना कथन यहाँ पे सही है? ठीक है, लोक अदालत के बारे में देखिए। पहला लिख रहा है कि इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत सांविधिक दर्जा दिया गया है। ये तो सही है। लोक अदालत का अधिनिर्णय बाध्यकारी नहीं होता है तथा ये अपील योग्य है। ये आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, ये गैर अपीलीय होता है। लोक अदालत द्वारा दावों का आकलन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे प्रक्रियात्मक विधियों पर सख्ती से अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये क्या हो जाएगा आपका सही? तो इस तरह से यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। ब्लू घोस्ट मिशन, ये ब्लू घोस्ट मिशन है, इस पे विचार करके बताना है कितना कथन सही है। देखिए लिखा है ब्लू घोस्ट मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड को पहुंचाना है। देखिए ब्लू घोस्ट मिशन जो है ये स्पेस एक्स फाल्कन 9 प्रक्षेपण यान के द्वारा जो अमेरिकी हायर फ्लाई एरोस्पेस है उसी के द्वारा और जापान की जो आई स्पेस कंपनी है रेजिलेंस लूनर जो है लैंडर के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसरो का नहीं है। अब बाकी दूसरा जरूर सही है कि चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाना। जैसे में ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न महाकुंभ मेला के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन सही है? देखिए लिख रहा है महाकुंभ मेला 144 वर्ष बाद केवल प्रयागराज में ही आयोजित होता है। ठीक है, पहला वाला। दूसरा, कुंभ मेले को 2023 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त जो है सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी। तो देखिए 2023 में नहीं, इसको तो 2017 में ही मान्यता मिल चुका था। ये तो इनकरेक्ट है। पहला वाला सही है। ठीक है। आप सभी को पता ही है कि 12 वर्ष में 4 बार क्रमिक रूप से गंगा पे, हरिद्वार में, शिप्रा पे, उज्जैन में, गोदावरी पे, नासिक में और प्रयागराज में देखेंगे तो जो गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है यहीं पे आयोजित ये आपको किया जाता है। ठीक है? और ये प्रयागराज में प्रत्येक 144 वर्ष में आयोजित भी किया जाता है। केवल एक सही हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए 85। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक सरल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग मत पत्र और जो है बक्सों के स्थान पे मतों का रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में कुछ कथन पे विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है? देखिए ये आपका ऑप्शन रहा। देखिए पहला लिख रहा है कि इससे अवैध मैतों की संभावना समाप्त हो जाती है। पहले तो देखते बहुत सारा जो है अवैध मत रहते थे, अब इससे बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इससे मतगणना की प्रक्रिया द्रुत हो जाती है, ये भी प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगा।
काउंटिंग फास्ट हो जाता है इसमें। इसमें छपाई की लागत बहुत कम हो जाती है क्योंकि इस प्रक्रिया में प्रत्येक मतदान केंद्र में मतपत्र की केवल 1 सीट आवश्यक होती है। इस तरह से तीनों का तीनों सही है और ये सब जो है देखेंगे तो मतपेटी प्रणाली की तुलना में ईवीएम के लाभ हैं, जो पहली प्रणाली थी। ऑप्शन नंबर सी। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग नियुक्ति की शक्ति किसे प्रदान की गई है? जो परिसीमन आयोग की नियुक्ति करेगा, ये बिल्कुल ये राष्ट्रपति को ही है। विधान परिषद के बारे में पूछा है कि निम्नलिखित में से कितना कथन सही है विधान परिषद के बारे में? देखिए क्या लिखा है, वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है, ठीक है। विधान परिषद में कोई नाम निर्दिष्ट सदस्य नहीं होते हैं। विधान परिषद में 1/3 सदस्य राज्य के लोगों को जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधान परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या पर निर्भर करती है। ये तो बात बिल्कुल आपका सही है, कुल संख्या पे निर्भर ही करती है, ठीक है। विधान जो सभा है उसका 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, पहला बात, और 40 से कम नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, तो ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य राज्य के नगरपालिका, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय जो है प्राधिकरण सदस्यों के बने जो निर्वाचक मंडल है वो चुनते हैं, 1/12 सदस्य शिक्षक मिलके निर्वाचक मंडल द्वारा चुनते हैं, 1/12 सदस्य जो है पंजीकृत स्नातक चुनते हैं, ठीक है। बिल्कुल विधान परिषद की संख्या जो है विधानसभा पर निर्भर करती है। भारतीय संविधान के तहत पंचायतों में सीटों के आरक्षण के बारे में, पंचायत में सीट आरक्षित होता है, यहाँ बताना है कितना कथन जो है सही नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला लिख रहा है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीट पंचायती क्षेत्रों की कुल संख्या को उन संख्या के अनुपात में आरक्षित किया जाता है। बताइए सही है क्या? देखिए उनके अनुपात में तो आरक्षण नहीं मिलता है, ठीक है। सभी पंचायत में देखेंगे संस्थानों में 1/3 पद पे महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात में तीनों स्तर पे आरक्षण जो है वैसे तो किया जाता है, ठीक है। तो ये तो सही है। पहला वाला तो उनके अनुपात में ही किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में कम से कम 1/3 सीट संबंधित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, ये भी सही है। किसी राज्य के विधानमंडल पिछड़े वर्ग के पक्ष में किसी भी पंचायत की सीटों का आरक्षण का कोई प्रावधान कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पे तो सारा सही है, यहाँ पूछा गया है कितना गलत है, कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कितना कथन सही है, ठीक है। दिख रहा है संविधान के अनुसार विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और नए सदन की पहली बैठक के बीच 6 महीने के अधिक समय नहीं हो सकता है, सही है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है, दोनों का दोनों कथन सही है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। संघ और राज्य के कराधान शक्तियों के संदर्भ में पूछा गया, बताइए कितना कथन इसमें सही है, ठीक है। दिख रहा है कि संसद के पास अनन्य रूप से समवर्ती सूची के तहत सूचीबद्ध विषयों पे कर निर्धारण का अधिकार है, बताइए पहला वाला सही है क्या? देखिए संसद या राज्य विधानमंडल दोनों को समवर्ती सूची के सूचीबद्ध विषय पे कर निर्धारण का अधिकार है, ठीक है, इसमें कोई जो डाउट तो है ही है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है कि संसद के पास अनन्य रूप से केवल संसद, इसलिए स्टेटमेंट सही नहीं बनेगा। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों होगा। राज्य विधानसभा के पास तीनों सूची में से किसी भी में से स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किए गए विषयों का निर्धारण की शक्ति है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट ये सही नहीं है आपका, दोनों का दोनों गलत हो गया यहाँ पे। ऑप्शन चला जाएगा डी। संसद सत्र के सत्रवासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला लिख रहा है कि सत्रवासन से लोकसभा के समकक्ष लंबित विधेयक प्रभावित नहीं होते हैं, सही है। सामान्य तौर पे सदन का पीठासीन अधिकारी सत्रवासन के लिए अधिसूचना जारी करता है।
ठीक है? देखिए, राष्ट्रपति सत्र के सत्रवासन की अधिसूचना जारी करता है, ना कि आपको पीठासीन अधिकारी। तो इनकरेक्ट हो गया और यही ऑप्शन आपका सही होगा। आगे पढ़ने की वैसे ज़रूरत है नहीं। भारत का राष्ट्रपति सत्र के दौरान सदन का सत्रवासन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगला देखिए, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन इसमें से सही है। देखिए, लिखा गया है कि नियुक्ति के समय एक केंद्रीय मंत्री को संसद का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, बताइए ऐसा है क्या? देखिए, एक मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि के लिए संसद का सदस्य नहीं है, वो मंत्री नहीं रहता है। हालांकि ऐसे मंत्री जो है संसद सदस्य बने बिना 6 महीने की अवधि के लिए मंत्री तो बन सकते हैं। तो ये लिख रहा है कि नियुक्ति के समय संसद का सदस्य होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। संविधान जो है केंद्रीय मंत्री को हटाने के संबंध में विवरण प्रदान करता है, तो ये जो है करेक्ट है। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें आपको जो है बताना है कि कितना कथन इसमें सही है राज्य विधान परिषद के सदस्यों को लेके। देखिए, लिखा है कुल सदस्यों का छठा हिस्सा स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचित किया जाता है। बताइए सही। देखिए, स्थानीय निकाय तो 1/3 सदस्यों का ही जो है चुनाव करता है। ये तो छठा हिस्सा यानी 1/6 का बात कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। कुल सदस्यों का 12वां हिस्सा ऐसे स्नातक द्वारा निर्वाचित किया जाता है जो कम से कम 3 वर्षों में राज्य में रह रहे हैं। ठीक है, देखिए 1/12 में ऐसे स्नातक द्वारा जो कम से कम राज्य में 3 वर्ष है। देखिए, 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्षों के स्नातक जो है निर्वाचित जो है आपको करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको सही नहीं दिख रहा है। 1/3 सदस्य उस विशेष राज्य के लोकसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 1/3 सदस्य। देखिए, 1/3 सदस्य राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, विधानसभा के सदस्य उसमें नहीं होते हैं। विधानसभा के सदस्य के व्यक्ति चुने जाते हैं। ठीक है, यहाँ लोकसभा वाला बात लिख रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? डी। अगला लिख रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में विधान जो है सभाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कितना जो है कथन आपको सही है। लिख रहा है किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचक क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व के समानता प्रत्यक्ष संविधान द्वारा अधिदेशित है। ठीक है, करेक्ट है। 105वें संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। देखिए, 105वां संशोधन नहीं था, ये 104वां था। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही नहीं बनेगा। ऐसे में ऑप्शन नंबर केवल एक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अर्हता जो है होता है? ठीक है, देखिए लिख रहा है कि आयु कम से कम जो है 35 वर्ष होना चाहिए। बताइए सही है क्या? देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कोई निर्धारित किया ही नहीं गया है, तो ये तो गलत हो गया। किसी उच्चतम न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश होना चाहिए। सही है। किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा के अध्यक्ष के पद के संदर्भ में बताइए कौन सा सही है? लिख रहा है अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का सदस्य होने के नाते नए अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद व्यवधान से बचने के लिए अपना पद रिक्त कर देता है। ठीक है, देखिए जब भी लोकसभा का विघटन होता है तब अध्यक्ष विघटन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद रिक्त नहीं करता है। ठीक है, वही बना रहता है। निर्वर्तमान अध्यक्ष लोकसभा के सत्र के बाद अगले अध्यक्ष के निर्वाचित होने की तिथि तक निर्धारित करता है। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा द्वारा अपने सदस्य में किया जाता है, ये तो सभी को ज्ञात है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन का वह तारीख निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये तिथि निर्धारित काम राष्ट्रपति का है। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत है।
नगर निगम के बारे में पूछा है कि कितना कथन इसमें सही है, ठीक है? देखिए, लिखा है नगर निगम का गठन बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इत्यादि प्रशासन के लिए जो है किया जाता है। सही है ये तो। अगला, राज्य के सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम है। बताइए सही है क्या? देखिए, एक समान अधिनियम हो सकता है, प्रत्येक नगर निगम के लिए पृथक-पृथक नियम होता है। ठीक है? तो ये सही नहीं बनेगा। नगर निगम में 3 प्राधिकरण अर्थात परिषद, अस्थायी समिति और आयुक्त होते हैं। ठीक है? तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है। ऐसे में ऑप्शन नंबर जो है केवल 2। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की भूमिका के संदर्भ में बताइए कौन-सा इसमें सही है? मुख्यमंत्री के पास मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करने का अधिकार होता है। ठीक है, करेक्ट है। मुख्यमंत्री की मृत्यु होने पे मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। ऐसे में ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। आज का आखिरी प्रश्न है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन-सा इसमें सही है? लिखा गया है कि इन समितियों द्वारा लिए गए निर्णय स्वतः ही मंत्रिमंडल पे बाध्यकारी होते हैं। केवल कैबिनेट मंत्री ही इन समितियों के सदस्य बनने के अर्हत होते हैं। स्वतः ही मंत्रिमंडल पे बाध्यकारी होता है। देखिए तो सही नहीं बनेगा। अगला, केवल कैबिनेट मंत्री इस समिति के सदस्य, दोनों का दोनों गलत है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए इस तरह से जो है यूपीएससी 2026 के लिए विजन आईएएस का आपका टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ, टेस्ट नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। विजन आईएएस के पैरेलली में हम लोग दृष्टि आईएएस का टेस्ट देखेंगे, साथ-साथ संस्कृति आईएएस और कुछ टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, ठीक है? तो आपके लिए कंटिन्यूटी में काम किया जाएगा और लाइव भी डिस्कशन जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, स्थिति परिस्थिति आप लोग समझ सकते हैं कि मनोदशा क्या होगा। तो काफ़ी जो है अभी बुरे समय से गुज़र रहे हैं हम। बाकी आप सभी की साथ की ज़रूरत है, तो आप लोग साथ दें, लेक्चर वगैरह को शेयर करें, ठीक है? अब कुछ लोग जो है धैर्य बनाए नहीं रखते हैं, तो कभी-कभी देखिए धैर्य बनाए रखना लाइफ़ में बहुत ज़रूरी होता है, तो धैर्य बनाए रखिए थोड़ा-सा, ठीक है? विषम परिस्थिति है, सब कुछ जो है थोड़े दिन में हम लोग ठीक-ठाक करने का जो है प्रयास करेंगे। सुचारू रूप से सब जो है बेहतर तरीके से चलेगा। जैसे कि आगे बताए हैं, आगामी जो है बहुत बेहतर तरीके से आप सभी के लिए काम भी किया जाएगा। तो लेक्चर को अधिक से अधिक जो है शेयर कर देंगे, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।